हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे बीए थर्ड सेमेस्टर जो कि शिक्षा शास्त्र का है और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाले, क्योंकि इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ पूरे 10 लघु उत्तरीय प्रश्न जिसका आंसर भी बताने वाले हैं। तो मेरे चैनल से जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए इस तरह के वीडियो देखने के लिए। तो चलिए बिना देर वीडियो को शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न कह रहा है कि शिक्षा की प्रकृति बताइए। तो आपको हेडिंग डालना है शिक्षा की प्रकृति, और उसमें लिखना है कि यह विज्ञान भी है और कला भी है। शिक्षा को न तो केवल विज्ञानों की श्रेणी में रखा जा सकता है और न ही केवल कलाओं की श्रेणी में ही रखा जा सकता है। शिक्षा को एक विज्ञान के रूप में देखा जाने लगा, लेकिन इस विज्ञान का रूप क्या है? सामाजिक है। शिक्षा की प्रकृति को हम निम्न प्रकार से प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है, जो शिक्षा की प्रकृति है उसको निम्न प्रकार से हम दिखा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं किस में है ये, इसको क्या क्या कह सकते हैं। तो इसमें पहला है कि शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। ठीक, ये तो पहला हो गया। दूसरा कह सकते हैं कि शिक्षा जो है आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है। तीसरा है कि शिक्षा विकास की प्रक्रिया है। ठीक है, शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिससे विकास किया जा सकता है। चौथा है कि शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया, मतलब हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इसकी प्रकृति विकासात्मक, ठीक है, यानी कि विकास की ओर और गतिशील रूप से बनाए रखने में पूर्णतः क्या है? सक्षम है। कौन? शिक्षा। अभ्यास के माध्यम से शिक्षण रूपी कौशल को प्राप्त किया जा सकता है, सीखा जा सकता है। किससे? अभ्यास कर करके, प्रैक्टिस कर करके। प्रैक्टिस यानी कि अभ्यास ही एक ऐसा माध्यम है जिसको करने से, बार बार अभ्यास करने से हम किसी भी कौशल या शिक्षण जो भी है उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। तो वो एक माध्यम है अभ्यास, और ये अभ्यास किससे करते हैं? हम शिक्षा से करते हैं। ठीक है, तो ये हमको किस में लिखना है? शिक्षा की प्रकृति में लिखना है। तो ये प्रश्न पहला कंप्लीट हो गया। अब दूसरा प्रश्न कह रहा है कि तत्वमीमांसा की दृष्टि से शिक्षा के क्या उद्देश्य है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि तत्वमीमांसा आखिर है क्या। तो तत्वमीमांसा का मतलब होता है भौतिक से परे, या कह सकते हैं के पार। सामान्य शब्दों में इसका अर्थ हुआ वह भौतिक जगत से परे हैं या आगे हैं। तो इस प्रकार जो भौतिक से परे क्या है उस और भी अध्ययन की सीमा क्या करता है? ले जाया जाता है। तत्वमीमांसा को तत्व विचार या कह सकते हैं तत्वशास्त्र या तत्व विद्या भी कह सकते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत जो है प्रकृति का अध्ययन किया जाता है। इसमें व्यक्ति जो है जगत के अस्तित्व के विषय में जानकारी प्राप्त करता है। तत्वमीमांसा जो है जगत में सार तत्व को खोजती है। ठीक है, तो क्या है ये तत्वमीमांसा? तत्वमीमांसा में क्या होता है? इसके अंतर्गत जो है प्रकृति का अध्ययन किया जाता है और इसमें व्यक्ति और जगत के अस्तित्व को क्या किया जाता है? विषय में जानकारी प्राप्त की जाती है। ये आपने जान लिया। तो चलिए इसमें कह रहा है कि तत्वमीमांसा की दृष्टि से शिक्षा। ठीक है, तत्वमीमांसा की अगर दृष्टि से देखा जाए कि शिक्षा के उद्देश्य क्या है, तो इसमें पहला जो आता है तत्वमीमांसा की दृष्टि से शिक्षा की क्या उद्देश्य है। दूसरा है कि व्यक्तित्व का संपूर्ण और सुसंगत विकास। ठीक है, ये पहला गलत लग रहा है, पहला ऐसा नहीं होना चाहिए, प्रश्न ही है। ठीक है, यहाँ से मान लीजिए पहला है व्यक्तित्व का संपूर्ण और सुसंगत विकास। दूसरा है कि वैज्ञानिक अभिवृत्ति का विकास। तीसरा है कि शारीरिक एवं मानसिक अभिवृत्ति एवं विकास। चौथा है कि विश्व एवं पदार्थों का ज्ञान प्राप्त करने की योग्यता का विकास। पांचवा है कि पूर्ण जीवन की तैयारी। ये सभी किसके बारे में बात हो रही है? तो तत्वमीमांसा की दृष्टि से शिक्षा के उद्देश्य। ठीक है, कि शिक्षा के उद्देश्य क्या क्या है, तो यही इसमें बता रहा है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि पूर्ण जीवन की तैयारी। उसके बाद है पांचवा कि जीवन मूल्यों का विकास। और छठवां है कि प्रकृति से और अपने वातावरण से संयोजन करने की क्षमता का विकास। ये सभी क्या है? शिक्षा के उद्देश्य है तत्वमीमांसा की दृष्टि से। अब आते हैं हम प्रश्न तीसरे पे। प्रश्न तीसरा कह रहा है कि आदर्शवाद की मूल सिद्धांत क्या है? उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। और आदर्शवाद क्या है? तो आदर्शवाद एक तरह से विचारधारा है। ठीक है, तो जो है आदर्शवाद कहता है कि व्यक्ति और वह संसार दोनों बुद्धि विचार की अभिव्यक्ति हैं और संसार की व्याख्या मानसिक संसार के आधार पर ही की जा सकती है। ये किसमें? आदर्शवाद, ये विचारधारा है। तो इसमें कह रहा है कि मूल सिद्धांत। ठीक है, सिद्धांत इसमें पहला कह रहा है कि भौतिक जगत एवं आध्यात्मिक जगत में विभाजन।
ठीक है, विभाजन का मतलब क्या होता है, अलगाव। दूसरा है कि जड़ प्रकृति की अपेक्षा मनुष्य को अधिक महत्व। तीसरा है कि वस्तु की अपेक्षा विचार को अधिक महत्व, ठीक है, वस्तु की अपेक्षा विचार को ज़्यादा क्या करना, अधिक महत्व देना। और चौथा है कि आध्यात्मिक सत्व सत्वों तथा मूल्यों का प्रतिपादन। और पांचवा है कि व्यक्तित्व के उन्नयन का महत्व। तो ये आदर्शवाद के मूल सिद्धांत जो कि ये हैं 5 है, ठीक है, पांचों को ध्यान में रखना है। अब जान लेते हैं कि आदर्शवाद में शिक्षा के उद्देश्य, ठीक है, उसमें क्या था, तत्व मीमांसा की दृष्टि से शिक्षा का उद्देश्य। और इसमें आदर्शवाद जो कि एक विचारधारा है, आदर्शवाद की दृष्टि से अब देखेंगे कि शिक्षा के उद्देश्य क्या है। तो पहला है कि आध्यात्मिक विकास, ठीक है। दूसरा है कि सांस्कृतिक परंपराओं की रक्षा एवं विकास। तीसरा है कि आत्म साक्षात्कार या आत्मानुभूति। चौथा है कि व्यक्ति एवं संसार में एक समन्वय और समरसता उत्पन्न करना। पांचवा है कि व्यक्तित्व के उन्नयन का महत्व, ठीक है। तो ये 5 जो है आदर्शवाद के शिक्षा के उद्देश्य है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि प्रयोगवाद एवं प्राकृतवाद में अंतर बताइए, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रयोगवाद एवं प्राकृतवाद में अंतर बताइए। तो एक साइड आपको लिखना है प्रयोगवाद और एक साइड लिखना है आपको प्राकृतवाद, ठीक है। तो कहीं कहीं जो ये प्रयोगवाद है यहाँ पे प्रयोजनवाद भी दे देता है यहाँ पे। तो प्रयोगवाद कहे या प्रयोजनवाद कहे बात एक ही है। तो इसे आपको अगर एग्जाम में दे देता है क्वेश्चन की प्रयोजनवाद एवं प्राकृतवाद में अंतर बताइए, तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना है, प्रयोगवाद और प्रयोजनवाद एक ही है, ठीक है। तो इसमें देखिए पहला जो है प्रयोगवाद में कि बहुत्ववादी भावना, किसमें, प्रयोगवादी में, ठीक है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा भावनाएं, एक से अधिक, तो उसको कहेंगे बहुतावादी भावना प्रयोगवाद में। और इसमें प्राकृतवाद में केवल एकतावादी भावना, ठीक है, केवल एकता, इसमें बहुत और इसमें केवल एक। दूसरा इसमें आता है प्रयोगवाद में कि मूल्य पूर्ण निर्धारित नहीं, ठीक है, मूल्य जो है वो पूर्ण निर्धारित नहीं होती है। दूसरा इसमें कह रहा है कि आदर्श या मूल गौड़, ठीक है, गौड़ का मतलब एकदम कुछ नहीं, ना के बराबर। तीसरा इसमें है कि आदर्श का विकासशील अंग है, आदर्श जो है एक विकासशील अंग है प्रयोगवाद में। लेकिन प्राकृतवाद वाले क्या कहते हैं कि आध्यात्मिक तत्व नहीं, प्राकृत ही सब कुछ है। प्राकृतवादी वाले कहते हैं कि प्राकृत ही सब कुछ है, वो प्राकृत को ही मानते हैं। चौथा इसमें आता है प्रयोगवाद में कि आध्यात्मिक तत्व और ईश्वर में विश्वास नहीं, व्यक्ति में विश्वास। कौन, प्रयोगवादी वाले जो है व्यक्ति में विश्वास करते हैं। और इसमें क्या है आपका, आध्यात्मिक तत्व नहीं, प्राकृतिक सब कुछ है, ठीक है, इसमें यही था, मैंने पहले ही पढ़ दिया। चौथा है कि आध्यात्मिक तत्व और ईश्वर में विश्वास नहीं, व्यक्तित्व में विश्वास, तो ये हमने पढ़ा। इसमें क्या है, आदर्शवाद का विरोध, ठीक है, तो ये आपका हो गया इसमें अंतर। पांचवा है कि शिक्षा के उद्देश्य अनिश्चित, केवल विधि और विधि के क्रिया पर बल, प्रयोगवाद में केवल विधि का। और इसमें क्या है, निश्चित उद्देश्य नहीं, क्रिया पर बल, है ना, यानी क्रिया, क्रिया मतलब क्या, काम, ठीक है, काम पे ज़्यादा ये बल देते हैं, कौन, प्राकृत वाले। और इस पे केवल विधि पर। उम्मीद करते हैं ये जो आपका, हाँ, चौथा प्रश्न है आपको समझ में आ गया, प्रयोगवाद एवं प्राकृतिकवाद में अंतर बताइए। तो इसमें आप ये आपका जो है लघु उत्तरीय प्रश्न है, तो इसमें आप जो है इसमें कितना दिया हुआ है, 5-5 दिया हुआ है इसमें अंतर। तो अगर आप 4-4 भी लिखते हैं तो भी आपका पूरा पूरा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5वें पे। प्रश्न 5वां क्या कह रहा है, प्रश्न 5वां कह रहा है कि प्रयोजनवाद, ठीक है, देखिए वही वर्ड आ गया ना, प्रयोगनवाद, अगर यहाँ पे दे दे प्रयोगवाद तो भी आपको घबराना नहीं है। प्रयोजनवाद की आधारभूत सिद्धांत क्या है, तो ये प्रयोजनवाद या प्रयोगवाद आपको हेडिंग डालना है। इसमें लिखा जाएगा कि प्रयोजनवाद दर्शन की वह विचारधारा है जो इस संसार को विभिन्न वस्तुओं और क्रियाओं का परिणाम मानती है और संसार की सभी वस्तुओं एवं क्रियाओं को मानव, ठीक है, मानव उपयोगिता की कसौटी पर कसती है और उन्हें ही सत्य मानती है जिनकी व्यवहारिक उपयोगिता होती है। यह आध्यात्मिक संसार और आत्मा तथा परमात्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करती और सत्य जो है को
परिवर्तनशील मानती है। ठीक है, उसके बाद हेडिंग डालना है आपको प्रयोजन के आधारभूत सिद्धांत। इसमें क्या है, पहला है कि मनुष्य संसार का सर्वाधिक श्रेष्ठ प्राणी है। ठीक है, प्रयोगवाद यानी कि प्रयोजनवाद के ये सिद्धांत है। दूसरा है कि यह भौतिक संसार ही सत्य है, इससे परे कोई अन्य संसार नहीं है। तीसरा है कि सामाजिक दृष्टिकोण पर बल। चौथा है कि रूढ़ियों, बंधनों तथा परंपराओं की उपेक्षा। पांचवा है सामाजिक विकास के लिए सामाजिक कुशलता आवश्यक होती है। ठीक है, छठवां है कि संसार में किसी भी सार्वभौमिक सत्ता नहीं है, आत्मा एक क्रियाशील तत्व है। तो ये सभी किसमें था, प्रयोगवाद यानी कि प्रयोजनवाद के सिद्धांत थे। अब आते हैं प्रश्न 6 नंबर पे। प्रश्न 6 नंबर कह रहा है कि महात्मा गांधी की बेसिन शिक्षा प्रणाली के सिद्धांतों की विवेचना कीजिए और गांधी जी के अनुसार शिक्षा का क्या उद्देश्य है। तो चलिए इसका हम आंसर जानते हैं। तो महात्मा गांधी जो है, महात्मा गांधी की बेसिक शिक्षा जो है, बेसिक शिक्षा प्रणाली में बालक के अंदर जो भी रुचि है उसके अनुसार किसी भी हस्तकला को चुनने की स्वतंत्रता है। ये महात्मा गांधी जी ने बताया कि जो भी बालक है उनके अगर कोई भी रुचि है, कोई भी काम अच्छे से वो कर ले, उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो उसमें उनको स्वतंत्रता होनी चाहिए उसको चुनने के लिए। जैसे हस्तकला है ना, हस्तकला मतलब हाथ से बनाए हुए कला, कताई हो गया, बुनाई, कृषि, चमड़ा, मिट्टी आदि, ये सभी जो काम है। उसके बाद जो है आपका भाषा, गणित, सामाजिक विज्ञान, सामान्य विज्ञान, ललित कलाएं, शारीरिक शिक्षा आदि, इन सब पे भी क्या होना चाहिए, जोर देना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हेडिंग डालना है आपको। उसके बाद हेडिंग डालना है शिक्षा के उद्देश्य। ठीक है, शिक्षा के उद्देश्य जो है ये गांधी जी के अनुसार है। गांधी जी जो शिक्षा के उद्देश्य दिए हैं, इसमें पहला है कि जीविकोपार्जन का उद्देश्य है ना, जीविकोपार्जन मतलब अपना जो परिवार होगा उसको जीविकोपार्जन करना, यानी कि उसको भोजन ये सभी का व्यवस्था करना, घर गृहस्थी चलाने का, उसको कहेंगे जीविकोपार्जन का उद्देश्य। ठीक है, तो शिक्षा के उद्देश्य में पहला यही आता है, जीविकोपार्जन का उद्देश्य, और ये महात्मा गांधी का सिद्धांत है। दूसरा है कि सांस्कृतिक उद्देश्य है ना, सांस्कृतिक उद्देश्य है। और तीसरा है कि शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास। चौथा है चरित्र का विकास। पांचवा है मुक्ति दिलाना। और छठवां है आत्मानुभूति। ठीक है, यहाँ पे साक्षात्कार भी कर सकते हैं, साक्षात्कार। ठीक है, तो ये शिक्षा के उद्देश्य जो हैं, जो कि 6 हैं, महात्मा गांधी के ये द्वारा शिक्षा के उद्देश्य हैं। अब बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। प्रश्न 7वां कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर शिक्षा के अनुसार शिक्षा का क्या अर्थ है, स्वरूप बताइए। ठीक है, हेडिंग डालेंगे सबसे पहले शिक्षा का अर्थ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर शिक्षा को एक निर्देशिका के रूप में माना। उनका कहना है कि शिक्षा लोगों को सुरक्षा प्रदान करती है, देश के प्रति प्रेम की भावना पैदा करती है और स्वतंत्रता के लिए संघर्षशील बनाती है, समानता और एकता का पाठ पढ़ाती है, सामाजिक और नैतिक गुणों का विकास करती है। तो ये B.R. अम्बेडकर का जो है शिक्षा के बारे में उन्होंने बताया कि शिक्षा क्या है, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ें बताए हुए हैं। और इसके आगे देखते हैं, जीने के लिए रोटी, ज्ञान का विकास करने के लिए अवसर एवं समाज में सम्मान तथा प्रतिष्ठा देती है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने योग्य बनाती है। ठीक है, तो ये B.R. अम्बेडकर जी बताया है, क्योंकि वो अपने लाइफ में बहुत ही स्ट्रगल जो कि किए हुए हैं, और वैसा स्ट्रगल किसी ने भी नहीं किया। ठीक है, वो इतने जो है महान व्यक्ति में क्यों आए, इतने पढ़े लिखे थे, पढ़े लिखे होने के वजह से उनका जो है सम्मान प्रतिष्ठा बहुत ज़्यादा थी। और आज पूरे उनके देश भर में क्या पूरी दुनिया भर में वो B.R. अम्बेडकर, जिसको बाबा साहेब के नाम से भी प्रसिद्ध है, जिन्होंने संविधान का निर्माण किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार शिक्षा के स्वरूप। ठीक है, तो इसमें पहला आता है शिक्षा सबको आसानी से मिलनी चाहिए। ठीक है, पहला इनका यही दावा है कि शिक्षा सबको आसानी से मिलनी चाहिए। दूसरा है कि शिक्षा इतनी सस्ती होनी चाहिए कि समाज का गरीब से गरीब व्यक्ति भी उसे प्राप्त कर सके।
तीसरा है कि शिक्षा के द्वारा व्यक्तियों में नागरिक और सामाजिक और राजनैतिक जागरूकता पैदा की जाती है। चौथा है कि शिक्षा के द्वारा राष्ट्र की एकता और अखंडता को दृढ़ किया जाता है। पांचवा है कि शिक्षा व्यक्तियों की अज्ञानता का अंत करती है। प्रश्न 8वें पे आते हैं कि रूसो के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य। हेडिंग डालेंगे रूसो के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य। इसमें पहला है कि बौद्धिक विकास का उद्देश्य बालक अपनी बुद्धि के साथ परिश्रम करे और अध्ययन करे, क्योंकि इस अवस्था में उसे परिपक्वता प्राप्त हो जाती है। उसे व्यवहारिक और जीवनोपयोगी ज्ञान देने के लिए निर्देशन दिया जाए। ठीक है, तो ये पहला में आता है बौद्धिक विकास का उद्देश्य और ये रूसो के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य है। चलिए दूसरा कह रहे हैं शारीरिक विकास का उद्देश्य। ठीक है, सभी बुराई कमजोरी से आती है और बालक को इतना मजबूत बना दो कि वह जो कुछ बुरा है उसे न कर सके। यहाँ शारीरिक विकास ही उद्देश्य है और शारीरिक विकास शुरू से ही ध्यान में रखा जाए। शैशवावस्था में खेलकूद, दौड़ धूप, शारीरिक क्रियाएं, व्यायाम, पौष्टिक भोजन, आराम की व्यवस्था होनी चाहिए। तीसरा है कि इंद्रियों के प्रशिक्षण का उद्देश्य। रूसो ने बताया कि शरीर को, अंगों को, इंद्रियों को और उनकी शक्तियों को अभ्यास में लगाया जाए, लेकिन आत्मा को जितना हो सके प्रसूत रखो। इसलिए रूसो ने शिक्षा का यह दूसरा उद्देश्य रखा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। डीवी के विचारों का आधुनिक शिक्षा एवं भारतीय शिक्षा पर प्रभाव। हेडिंग डालेंगे डीवी के विचारों का आधुनिक शिक्षा पर प्रभाव। इसमें पहला है कि शिक्षा की नई दिशा होनी चाहिए। पहला डीवी का विचार है, अभी तक शिक्षा व्यक्तिगत प्रयासों से ज्ञान प्राप्त करने की क्रिया मानी जाती थी। अब डीवी के प्रभाव से उसे एक नई दिशा मिली और वह सामाजिक प्रक्रिया क्या हुई, बन गई। दूसरा है गृह विद्यालय एवं समाज का सम्मिलित दायित्व। इसमें शिक्षा घर से शुरू होती है, विद्यालय में बढ़ती है और समाज में प्रयोग की जाती है। तीसरा है शिक्षा का व्यापक क्षेत्र होना। डीवी ने शिक्षा को जीवन माना, शिक्षा को समाज से संबंधित किया और शिक्षा के सभी प्रकार का विकास कहा। चौथा है शिक्षा में जनतंत्र का प्रचार करना। डीवी ने शिक्षा में जनतंत्र की कल्पना ही नहीं बल्कि साकार रूप से प्रस्तुत भी किया। इसके फलस्वरूप विश्व के सभी देशों में विद्यालय राजनीति के अड्डे बन गए, चाहे बुरे रहे हो या भले। पांचवा है कि शिक्षा का केंद्र और उसकी क्रिया होना। शिक्षा बालक के लिए होती है, वही केंद्र होता है। यह एक सर्वव्यापी प्रभाव डीवी के विचारों का मिलता है। क्वेश्चन नंबर 10 है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ज्ञान मीमांसा दर्शन का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो इसमें पहला आता है व्यक्ति अपने भाग्य का निर्माता स्वयं होता है। वह अपने प्रयास और कठोर परिश्रम के द्वारा अपने भविष्य को संवारता है और सुखद जीवन का आनंद उठाता है। दूसरा है सत्य के ज्ञान में आत्मनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ दोनों तत्व सम्मिलित रहते हैं। तीसरा इसमें सच्चा ज्ञान वह है जो व्यक्तियों को उनकी तर्क शक्ति के द्वारा प्राप्त होता है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक वस्तु तर्क पर आधारित होनी चाहिए। चौथा है वही ज्ञान सार्थक तथा मानने योग्य है जो इंद्रियों और बुद्धि के परस्पर सहयोग द्वारा प्राप्त किया जाता है। यही ज्ञान वैज्ञानिक ज्ञान कहलाने का अधिकार रखता है। पांचवा है प्रामाणिकता या पुष्टि ज्ञान का आधार है।